तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर फर्मी एनर्जी। फर्मी एनर्जी हमने बताया था, इट इज द हाईएस्ट एनर्जी अप टू विच ऑल द क्वांटम स्टेट्स आर कंप्लीट फील्ड एंड अबव विच ऑल द क्वांटम स्टेट्स आर कंप्लीट एम्प्टी। कहने का मतलब है कि फर्मी एनर्जी हमारा वो रीजन हो जाएगा जिसके नीचे की क्वांटम स्टेट हमारी कंप्लीटली फील्ड होगी और उसके आगे की हमारी कंप्लीटली वैकेंट होगी। अब यहां से देखते हैं, अगर हम माने हमारे n इलेक्ट्रॉन है जिनकी एनर्जी हमारी कितनी है, E है। और हमने बताया था जो फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है Fe इक्वल टू होता है 1 अपान एक्सपोनेंशियल E माइनस EF अपान KT प्लस। अब अगर इसके बीच में हम माने कि हमारे नंबर ऑफ स्टेट्स, ऐसे स्टेट जिनकी एनर्जी E से लेकर E प्लस DE हो, तो ये जितने नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे इनको हमें पहले कैलकुलेट करना होगा। हम यहां पर मान लेते हैं हमारे नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं, यहां से ZED, ये हमारे क्या है, नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स हैं जिनकी एनर्जी E से लेकर E प्लस D के बीच में है। और हमारे इलेक्ट्रॉन हमने कितने माने हैं, हमारे n माने हैं। अब हमें यहां से क्या करना होगा, ये नंबर ऑफ स्टेट को हम क्या कर देंगे, फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे नंबर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, जिनकी एनर्जी कितनी होगी, E से लेकर E प्लस D के बीच में होगी, हम लिखेंगे Ne। E का मतलब यहाँ पर क्या है, जो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो एनर्जी के फंक्शन होंगे। NeD इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ZeFeD। ये देखिए यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी E से लेकर E प्लस D के बीच में होगी उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ZeFe इंटू D। ZE हमारा क्या है, ये नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स हैं। कौन सी क्वांटम स्टेट्स हैं, जिनकी एनर्जी E से लेकर E प्लस D के बीच में है। जब भी हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो वहां पर हम क्या लेते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेते हैं, हम क्या लेते हैं, एक रेंज लेते हैं। तो हमारी रेंज क्या हो गई, E से लेकर E प्लस D के बीच में हो गई। और Fe हमारा क्या है, फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। अब हमें यहां से क्या करना है, ZE की वैल्यू निकालनी है। अब ZE की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको देखते हैं। जो एनर्जी का एक्सप्रेशन निकलवाया था वहां पर E किसके प्रोपोर्शनल हो रही थी, n के वैल्यू हो रही थी। ये हमारा एनर्जी का एक्सप्रेशन निकला था, E इज प्रोपोर्शनल टू क्या था, n स्क्वायर था। तो कहने का मतलब जो एनर्जी की वैल्यू होगी किस पे डिपेंड करेगी, n पर डिपेंड करेगी। और n हमारा क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कह सकते हैं या केवल क्वांटम नंबर कह सकते हैं। तो अब हमें यहां से जो वैल्यू लेनी होगी तो हम क्या करेंगे, यहां पे हम n हमारा क्या है, नंबर है, और इसको हम क्या लेंगे, अगर हम 3D की बात करें, nx ny nz, ये हमारे क्या है, nx ny nz है। और ये टोटल वैल्यू इसकी किसके बराबर है, n के बराबर है। तो हम यहां से देख सकते हैं हमें कौन से क्वाड्रेंट लेने पड़ेंगे जहां पर हमारे क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो। मतलब nx भी पॉजिटिव हो, ny भी पॉजिटिव हो और nz भी पॉजिटिव हो। तो इसके लिए हम जब स्फीयर बनाते हैं तो स्फीयर में देखिए, अगर हम स्फीयर बनाएं, एक हम रेडियस n का स्फीयर बनाएं और दूसरा हम n प्लस dn का स्फीयर बनाएं, तो जब हम इस तरीके से दो स्फीयर बनाएंगे तो बीच में जो हमारे नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे उनको हमें कैलकुलेट करना होगा। अब इसमें हम कौन सा स्फीयर का रीजन लेंगे, देखिए यहाँ पर हमारी क्या होनी चाहिए, nx की वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए, ny की भी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए और nz की भी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो अगर हम ये देखिए, यहाँ से हम अगर इसको करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हमारा 1/4 सर्कल हो जाएगा। ये हमारा पूरा स्फीयर था, उसका कितना पार्ट हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/4। और उसका जो हाफ करेंगे तो वो हाफ हमारा क्या हो जाएगा, उसी वैल्यू उसी रीजन में हमारा nx ny और nz पॉजिटिव आएगा। तो कहने का मतलब जो हम ऑक्टेन लेंगे
हम स्फीयर का कौन सा हिस्सा लेंगे, 1/8 पार्ट लेंगे। पूरा हमारा स्फीयर था, उसमें से केवल 1/8 जो हमारा स्फीयर मिलेगा, ये वाला स्फीयर, उसी में वैल्यू क्या होगी, nx ny nz की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा स्फीयर होगा उसका कितना पार्ट लेंगे, 1/8 लेंगे। तो 1/8 हमारा क्या हो जाएगा, n प्लस dn का रेडियस का हो जाएगा, और 1/8 किसका हो जाएगा, हमारा n रेडियस का हो जाएगा। तो इसको अगर हम डायग्राम बनाए यहाँ पे, तो हमारा डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए यहां से हमने 1/8 लिया, तो हमने ऐसे इसको मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया, और इसको ऐसे मिला दिया। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा स्फीयर हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, फर्मी स्फीयर। इसकी रेडियस जो होगी उसको हम क्या बोलेंगे, फर्मी रेडियस। तो अगर हम यहां से हम परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये हमारा जो वेक्टर होगा, ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, n को रिप्रेजेंट करेगा। और इस n में हमारे क्या हो जाएंगे, nx की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ny की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और nz की वैल्यू पॉजिटिव होगी। इतना सबको क्लियर है? ये आप लोग बीएससी में भी पढ़ते हो, इतना डीप में शायद नहीं पढ़ते हो, केवल फार्मूला पढ़ते हो शायद। फर्मी एनर्जी तो आप लोगों ने बीएससी फाइनल में पढ़ा होगा ना सबने। तो यहाँ पे हमें अब क्या करना है, जो हमारी नंबर ऑफ अवेलेबल स्टेट्स होंगी, नंबर ऑफ अवेलेबल स्टेट कैसे निकालेंगे, हमारा n स्क्वायर का रेडियस है, और उसके बाहर n प्लस dn स्क्वायर का रेडियस है। तो नंबर ऑफ अवेलेबल स्टेट क्या हो जाएंगी, n से लेकर n प्लस dn के बीच में नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी हो जाएंगी, हम लिखेंगे नंबर ऑफ अवेलेबल स्टेट्स between radius n and n plus dn स्क्वायर। और इसके बीच कितनी हो जाएगी, पहला हमारा, पहले हम क्या ध्यान रखेंगे, हमें स्क्वायर का कौन सा पार्ट लेना है, 1/8 पार्ट लेना है। तो 1/8 में ही हमारे क्या होंगे, सारे वैल्यू पॉजिटिव होंगे। तो हम क्या लेंगे, 1/8, और यहां से हमारा क्या हो जाएगा, जो आउटर स्क्वायर है उसकी रेडियस कितनी होगी, 4/3, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, n प्लस dn क्यूब माइनस कितना हो जाएगा, 4/3 पाई, और ये हो जाएगा n। ये हमारी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ अवेलेबल स्टेट्स हो जाएगी। यहां पर हम एक लाइन लिख देंगे, 1/8 पार्ट ऑफ स्क्वायर इज टेकन for the all value integer should be positive। तो nx ny nz हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब इसको हम जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए देखिए, यहां से हो जाएगी नंबर ऑफ स्टेट्स, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, और 4/3 भी कॉमन हो जाएगा, पाई भी कॉमन हो जाएगा, और n पावर क्यूब भी कॉमन ले लेंगे हम। तो हमें कितना मिलेगा, यहां से देखिए 1 प्लस dn अपान n पावर क्यूब माइनस, ये हमें इतना मिल जाएगा। यहां से देखिए थोड़ा सा कट भी जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 से ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 5n क्यूब अपान 6। और यहां से जब हम बाइनोमियल लगाएंगे, dn हमारा क्या है, n के कंपैरिजन में dn भी बहुत छोटा होगा, तो इसको जब बाइनोमियल से एक्सपेंड करेंगे तो 1 प्लस x पावर n का क्या होता है, 1 प्लस nx। तो हम लिख देंगे 1 प्लस 3 dn अपान n माइनस 1। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा कितना मिल जाएगा, यहां से देखिए π/2, और इसके साथ में क्या मिल जाएगा, n स्क्वायर। ये हमारे इतने क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ स्टेट्स हो जाएंगे जिनकी रेडियस कहां से लेकर कहां तक होगी, n से लेकर n प्लस dn तक होगी। इतना सबको यहां तक क्लियर है, बताइए। अब हमें क्या करना है, यहां से n और dn की वैल्यू लिखनी है, और n और dn हमें कहां से मिलेगा, देखो यहां से जो हम एनर्जी जानते हैं इलेक्ट्रॉन की, जब इलेक्ट्रॉन हमारा क्यूबिक मोशन में मूव करता है, तो यहां से एनर्जी हमारी होती है E इक्वल टू L स्क्वायर H स्क्वायर अपान 8m L स्क्वायर। अगर L के बजाय अगर रेडियस हम यहाँ पर A मान लें,
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एनर्जी कितनी हो जाएगी, इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8m ए स्क्वायर। यहां से हम क्या निकालेंगे, एन स्क्वायर निकालेंगे। तो एन स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 8m ए स्क्वायर ई अपॉन, इसको हम साइड में लिख लेते हैं, नंबर ऑफ स्टेट्स ये है, आगे काम आएगा, क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 एन स्क्वायर। तो देखो यहां से एन स्क्वायर तो हमें पता चल गया, एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई हमें, ये वैल्यू हो गई। तो इसको हम इक्वेशन नंबर, अगर इसको हम 1 माने, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो एन स्क्वायर के प्लेस पे हम ये वैल्यू लिख देंगे। लेकिन इसके साथ में हमें क्या निकालना होगा, डीएन निकालना होगा। डीएन हमारा क्या है, रेंज है। तो यहां से हम इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2n dn इक्वल टू, और यहाँ हमारा 8m a स्क्वायर ये सब हमारे कांस्टेंट होंगे, केवल वेरिएशन किस में होगा, एनर्जी में होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 8m a स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, और यहां से हमारा क्या हो जाएगा, d। और 2 से यहां से कैंसिल भी कर सकते हैं। तो यहां से देखिए, इसको अगर हम ऐसे लिखें n dn इक्वल टू, क्या हो जाएगा, यहां से 2 से कैंसिल करेंगे तो 4m a स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर d। ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई। यहां तक सबको क्लियर है, बताइए जल्दी से। अब देखो यहाँ पे n स्क्वायर dn है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पाई बाई 2 n इंटू n, ऐसे लिख देंगे। अब n dn की वैल्यू तो इक्वेशन 3 से हो जाएगी, और n की वैल्यू के लिए हम इसका क्या ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। तो देखिए इसके बाद क्या मिल जाएगा हमें, जब ये इक्वेशन 2 और 3 की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारी नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ स्टेट्स क्या था, पाई बाई 2 इंटू एन। एन के लिए हम इसका क्या कर देंगे, पूरे का अंडर रूट लगा देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 8m a स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर e की पावर 1/2, ये हमारा अंडर रूट हो जाएगा, इंटू n dn। और n के लिए हम क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे, इंटू क्या कर देंगे, इंटू 4m a स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर इंटू। अब यहां से देखिए 8m a स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर पावर 1/2 है, और यहां से 4 है। तो हमने क्या किया, 2 से यहां पे हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। थोड़ा हम अरेंजमेंट कर रहे हैं ताकि इसको एक अच्छे तरीके से हम लिख सकें। तो 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8m a स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर पावर 1, और यहां से पावर 1/2 एक पहले से है। तो टोटल हमारी पावर कितनी मिल जाएगी, 8m a स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर पावर 3/2 मिल जाएगी। और यहां से पाई बाई 2 और ये पाई बाई 2 ये 2 मिलके कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा। और हमें क्या मिल जाएगा, 8m a स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर पावर 3/2। साथ में क्या मिलेगा, e की पावर 1/2 इंटू b। ये हमारे हो जाएंगे इसकी क्वेश्चन नंबर अगर हम लिखें 4। तो ये हमारे नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हो जाएंगे, जिनकी एनर्जी E से लेकर E प्लस D के बीच में होगी, ये नंबर ऑफ स्टेट्स हो जाएंगे। हमारे इलेक्ट्रॉन कैसे है, फर्मियान है, और जब भी हम फर्मियान को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए। और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 2 रह सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स के लिए हम इसको क्या कर देंगे, जस्ट डबल कर देंगे, और इसको हम लिख देंगे ZED। जेडी हमने डी क्या माना था, नंबर ऑफ स्टेट्स माना था। तो जेडी डी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू पाई बाई 4, और ये लिख देंगे 8m a स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर पावर 3/2 e की पावर 1/2 d। यहां पे हमने 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे क्या है, फर्मियान है, और फर्मियान
के में पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए, जिसके कारण मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। इसलिए पूरे इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे नंबर ऑफ स्टेट्स कैलकुलेट हो गए। अब हम जो हमारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो हमने पहले फार्मूला लिखा था Le DE इक्वल टू, हमने क्या लिखा था, Ze Fe। ये क्वेश्चन में सबसे पहले लिखी थी। Ze हमारे नंबर ऑफ स्टेट थे और Fe हमारा क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था। अब इस इक्वेशन में हम ये वाली इक्वेशन को पुट कर देंगे। इसको इक्वेशन नंबर अगर हम 5 माने तो 5 जब मानेंगे तो यहां से पुट करेंगे तो हमें देखिए क्या मिल जाएगा, Le DE इक्वल टू, यहां पे ही ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, यहां पे ही सफिक्स में भी लगा सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वो इलेक्ट्रॉन है जिनकी एनर्जी E से लेकर E प्लस D के बीच में है। और यहां से जब वैल्यू लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा, देखिए यहां से पाई बाई 2 हो जाएगा 8m a स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर पावर 3/2, फिर क्या आ जाएगा e की पावर 1/2, और नीचे हमारा Fe के लिए हम क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल e माइनस ef अपॉन kT प्लस 1 इंटू d। ये हमारी क्वेश्चन नंबर क्या हो गई, 6 हो गई। अब यहाँ पे हमारा जो फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, हम जानते हैं फर्मी एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी होती है जहां तक इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 0 से लेकर EF तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और जब 0 से लेकर हम एनर्जी EF तक इंटीग्रेट करेंगे उस समय हमारे क्या मिल जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम n माने तो हम क्या लिखेंगे, n0 टू EF, और यहां से हम क्या करेंगे, NED को हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। NED हमारा क्या थे, नंबर ऑफ स्टेट्स थे इलेक्ट्रॉन की जिनकी एनर्जी E से लेकर E प्लस D तक होगी। और इसी को अगर हम 0 से लेकर EF तक इंटीग्रेट कर देते हैं तो 0 से जब EF तक इंटीग्रेट करेंगे उस समय हमारे क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जो कंप्लीटली फिल्ड होंगे। क्यों, फर्मी एनर्जी की डेफिनेशन होती है वो एनर्जी जहां तक इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को केवल इंटीग्रेट करना है। यहां तक सबको क्लियर है? अब देखो यहां से जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 0 टू EF पाई बाई 2 8m a स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर 3/2 e की पावर 1/2 एक्सपोनेंशियल e माइनस EF अपॉन kT प्लस 1 इतना ही तो होगा। अब जब हम यहाँ पर 0 से लेकर EF तक ले रहे हैं तो उस रीजन में हमने बताया था कल कि हमारा फर्मी फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। क्यों, एट t इक्वल टू 0 केल्विन एंड E इज लेस देन EF क्या हो जाता है इसकी वैल्यू, एक्सपोनेंशियल E माइनस EF अपॉन kT। ये वैल्यू क्या हो जाती है, e की पावर माइनस इनफाइनाइट, और e की पावर माइनस इनफाइनाइट हमारी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जब ये वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पे 0 प्लस 1 का मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं Fe इक्वल टू 1 अपॉन e की पावर माइनस इनफाइनाइट प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पे वैल्यू इसकी कितनी लिख देंगे, 1 कर देंगे। अब इसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट करने के लिए देखिए हमारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n थे और यहां से हमारा पाई बाई 2 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, 8m a स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा। बचेगा कितना, यहां से 0 टू EF, और ये हमारा क्या बचेगा, e की पावर 1/2, ये हमारा इतना बचेगा। बाकी सब हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगी। और e की पावर 1/2 को जब हम इंटीग्रेट करेंगे
तो हमें कितना मिल जाएगा 8m a स्क्वायर अपान h स्क्वायर पावर 3/2 और यहां से जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे e की पावर 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस और उस पर लिमिट हमारी क्या हो जाएगी 0 से लेकर। अब इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा n इक्वल टू π/2 और यहां से देखिए 1/2 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2 तो 3/2 को जब हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा अपोजिट में 2/3 और क्या मिलेगा 8m a स्क्वायर अपान h स्क्वायर पावर 3/2 और यहां से हमारा हो जाएगा और इस पे लिमिट लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा EF पावर 3। यहां तक सबको क्लियर है। अब इसमें हमें वैल्यू किसकी निकालनी फर्मी एनर्जी की निकालनी है तो हम इसको क्या ले आएंगे राइट लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा EF 3/2 इक्वल टू और यहां से देखिए ये हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्या हो जाएगा 3n अपान पाई ये इतना हो जाएगा साथ ही साथ कितना बचेगा यहां से और इसको लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा h स्क्वायर अपान 8m a स्क्वायर पावर। अब यहाँ पे हमारा पावर कितनी है 3/2 है और हमें अगर EF की वैल्यू निकालनी होगी तो इसकी पावर का हम क्या ले लेंगे रेसिप्रोकल ले लेंगे तो दोनों ओर हम क्या ले लेंगे टेकिंग पावर ऑफ कितनी ले लेंगे 2/3 पूरी इक्वेशन की पावर कितनी ले लेंगे 2/3 ले लेंगे तो यहाँ पर 3/2 को 2/3 से पावर करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी EF और यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी 3n अपान पाई पावर 2/3 और इसकी जब पावर करेंगे तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा h स्क्वायर अपान 8m a स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा ये पावर हाँ कैंसिल हो जाएगी इसकी 2/3 करेंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी। ये देखो यहां से पावर कितनी हो जाएगी 2/3 करेंगे तो पावर ये क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी। यहां तक क्लियर है। या इसको सब देखो 3/2 के लिए हम अलग से कर दें इसकी पावर हमने क्या कर दी 3/2 की 1/2/3 कर दी और यहां से हमने क्या कर दिया देखो a स्क्वायर की पावर हमने कितनी कर दी 3/2 और इसकी पूरे की पावर हमने क्या कर दी 2/3 इसको हमने इस तरीके से कर दिया। यहां से देखिए ये यहाँ पे a स्क्वायर हमारा क्या है डिवाइड में है तो डिवाइड में हम क्या करेंगे a स्क्वायर पावर हमने कितनी ले ली 3/2 ले ली क्यों a स्क्वायर पावर कितनी थी 3/2 थी और पूरे की पावर हमने कितनी ले ली यहां से ये थोड़ा सा हम अरेंजमेंट कर रहे हैं h स्क्वायर अपान 8m को हमने अलग कर दिया और a स्क्वायर की पावर हमारी पहले कितनी है 3/2 है और उसकी पावर हमने कितनी ली 2/3 तो a स्क्वायर की पावर 3/2 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा a की पावर क्यूब। यहां से देखिए अगले स्टेप में हमारा EF इक्वल टू क्या हो जाएगा 3n अपान पाई पावर 2/3 और यहां से हो जाएगा h स्क्वायर अपान 8m और ये हमारा हो जाएगा 1 अपान a की पावर क्यूब और यहां से इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2/3। a हमने क्या माना था जो हमारा क्यूबिक वेसल था उसकी लेंथ मानी थी तो a क्यूब क्या हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट a क्यूब को हम क्या कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक वेसल तो a क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक वेसल और इसको अगर हम क्या लिखें कैपिटल V लिखें तो हमारा क्या हो जाएगा
F इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3m, इसको h स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, h स्क्वायर अपान 8m, और यहां से हम क्या लिख देंगे 3m अपान पाई, और यहां से a क्यूब है, a क्यूब को हम क्या लिख देंगे v, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा v की पावर 2/3। तो ये हमारा हो जाएगा फर्मी एनर्जी का फार्मूला। अगर इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 को अगर हम यहां से 2 रखें, 4 इधर कर दे, तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 2/3, ऐसे लिख सकते हैं। अगर यहां से हमने क्या इसकी वैल्यू अगर लिखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 4 होगी। 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया 8 हो गया, और 8 की पावर 2/3 करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। तो यहां से अगर इसको हम एक प्रॉपर वे में लाए जो हमारा स्टैंडर्ड बुक में दिया होता है फार्मूला, तो हम क्या लिखेंगे इसको F इक्वल टू हम लिख सकते हैं h स्क्वायर अपान हमने क्या लिया यहां पर 2m ले लिया, और जो 4 बचा 4 को हम कैसे लिख देंगे, ऐसे देखिए 3m अपान यहां से हमारा 4 के लिए क्या लिखना पड़ेगा 2 की पावर 3 का 2/3, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा यहां से 8 पाई v पावर, यही हमारा एक्सप्रेशन हो गया फर्मी। चाहे हम इस तरीके से याद रखें चाहे हम इस तरीके से याद रखें, दोनों हमारी क्या है इक्विवेलेंट है। यहां पर 8m लिखना पड़ेगा और यहां से हमारा h स्क्वायर अपान 2m लिखना पड़ेगा। 8 को हमने क्या कर देंगे अंदर कर देंगे, जब 8 को एक्सपेंड करेंगे तो 8 को क्या लिखेंगे 2 की पावर क्यूब लिखेंगे, और 2/3 पावर करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, और 4 2 मिलके कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया फर्मी एनर्जी का। सबको समझ में आ गया। अब यहां से देखिए जो हमारी फर्मी एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, h हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, ये चेंज होगा नहीं, m भी हमारा इलेक्ट्रॉन का मास है, किस पे डिपेंड हो रहा है n अपान v। तो हम लिख सकते हैं फर्मी एनर्जी हमारी किस पे डिपेंड करेगी n अपान v की पावर 2/3 पे डिपेंड करेगी। n हमारा क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v हमारे क्या है वॉल्यूम है, तो इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम is also called number of, इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम क्या लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोल सकते हैं और इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन कह सकते हैं। तो हमारी जो फर्मी एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन के 2/3 के पावर में होगी। इसमें कभी कभी उसमें एग्जाम में आता है दो हमारे रीजन दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन 81 टाइम्स हो जाए तो फर्मी एनर्जी पे क्या इफेक्ट हो जाएगा। तो 81 का हम क्या करेंगे 2/3 ले लेंगे, तो 81 का करेंगे हम इस तरीके से हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारा जो फार्मूला है ये हमारा याद रखना चाहिए, ये अपान v की पावर 2/3 के रेशियो में हमारी फर्मी एनर्जी चेंज होती है। और मेन फार्मूला हमारा जो है h स्क्वायर अपान 2m 3n अपान 8 पाई v पावर 2/3। अब इसी के बाद देखते हैं अगर हम एवरेज एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालें, एवरेज एनर्जी हमें किसके लिए निकालना है फॉर मेटल एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो एवरेज एनर्जी का हम यहाँ पे डिराइव नहीं करेंगे, ये भी आप लोग किए होंगे बीएससी में। एवरेज एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे जो हमारी फर्मी एनर्जी है इसी को अगर हम जनरल वे में लिखेंगे तो E इक्वल टू हम इस तरीके से लिखेंगे और उसमें हम एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम निकाल लेंगे और उसके बाद टोटल हम इंटीग्रेट करके एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज एनर्जी हमारी जो निकलती है ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा 3/5। ये एनर्जी हमारी किसके लिए होती है मेटल जब हमारा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे है। अगर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे नहीं है
तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला कब लिया गया है, जब मेटल हमारा क्या है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे है। उस समय जो एवरेज एनर्जी होगी वो हमारा 3/5 EF होगी। अब हमारी फर्मी एनर्जी है, तो फर्मी एनर्जी के करस्पॉन्ड में हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो गैस होते हैं केवल काइनेटिक एनर्जी होती है, तो जो फर्मी एनर्जी है उसके करस्पॉन्ड में हमारी फर्मी वेलोसिटी भी होगी। तो हम फर्मी वेलोसिटी को कैसे लिखेंगे, E इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 1/2 mv²। तो m यहां से क्या लिख देंगे, vf²। यहां पर vf हमारी क्या हो जाएगी, फर्मी वेलोसिटी हो जाएगी। फर्मी एनर्जी के करस्पॉन्ड में फर्मी वेलोसिटी हो जाएगी। साथ ही साथ अगर हम फर्मी टेम्परेचर को डिफाइन करें तो अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन लॉ जो एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी, वो हमारी क्या होती है, kT के प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर हमारी फर्मी एनर्जी क्या हो जाएगी, kTF हो जाएगी। यहाँ पर TF हमारा कहलाएगा फर्मी टेम्परेचर। फर्मी टेम्परेचर हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये EF/k कर देंगे और यहाँ से फर्मी वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2EF/m का अंडर रूट ले लेंगे। तो ये हमारी फर्मी वेलोसिटी हो गई और ये हमारा हो गया फर्मी टेम्परेचर हो गई। जिस तरीके से एवरेज एनर्जी होती है उसी तरीके से हम एवरेज वेलोसिटी को भी कैलकुलेट करते हैं, और एवरेज जो हमारी वेलोसिटी होती है उसको हम लिखते हैं v बार इक्वल टू, इसकी वैल्यू आती है 3/4 v। जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो 3/4 टाइम्स क्या हो जाएगी, फर्मी वेलोसिटी के। इतना क्लियर है सबको? ये देखो फार्मूले, ये हमारे काम के फार्मूले हैं। v बार इक्वल टू 3/, ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ये वाला भी हमें क्या दे दिया गया था, फर्मी एनर्जी दे दी जाती है, या फर्मी एनर्जी नहीं दे दी जाती है, हमें इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन दे दिया जाता है और पूछा जाता है इसका फर्मी टेम्परेचर कैलकुलेट करो। तो उसके लिए हमें ये फार्मूले याद रखने पड़ेंगे, जिससे हम पहले हम फर्मी एनर्जी कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम फर्मी टेम्परेचर को कैलकुलेट कर लेंगे, या फर्मी वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमने जितना भी बताया अभी तक, ये हमारा किसके लिए है, मेटल एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के लिए। अगर हम टेम्परेचर T की बात करें उस समय फर्मी एनर्जी में क्या हो जाएगा, फार्मूला ये देखिए, अगर हम मेटल लें कोई जिसका टेम्परेचर T हो, मेटल एट टेम्परेचर T, तो उस समय हमारी जो फर्मी एनर्जी हो जाएगी EF इक्वल टू हो जाएगा EF0। EF0 का मतलब क्या है, ये वो फर्मी एनर्जी होगी जो हमारी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे है, मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस π²/12, और ये हो जाएगा kT/EF। ये हमारी क्या हो जाएगी, ये फर्मी एनर्जी हो जाएगी किसके लिए, मेटल के लिए एट टेम्परेचर T पर। यहाँ पे हमने लिखा EF0, यहाँ पर जीरो का मतलब क्या है, फर्मी एनर्जी हमारी किस पे है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे है। 1 माइनस π²/12 kT/EF का होल स्क्वायर। T हमारा टेम्परेचर है, EF हमारी क्या है, फर्मी एनर्जी है। इसके बाद अगर एवरेज निकालेंगे इसी का, तो एवरेज हमारी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, E बार इक्वल टू हो जाएगा E0 बार। E0 बार का मतलब क्या हो जाएगा, जब हमारी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे है, और इसका हमारा फार्मूला हो जाएगा 1 + 5 π²/12, और यहां से kT/EF का, ये हमारा एवरेज एनर्जी हो जाएगी जब हमारा मेटल किस पे है, टेम्परेचर T पे है। तो ये आप लोगों का फर्मी एनर्जी वाला टॉपिक ये कंप्लीट हो गया। इसमें फर्मी एनर्जी, एवरेज एनर्जी, फर्मी वेलोसिटी और फर्मी टेम्परेचर। इसके बाद में एक और डेफिनेशन आती है जिसको हम बोलते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट। डेंसिटी ऑफ स्टेट, डेंसिटी ऑफ स्टेट का मतलब होता है नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट पर यूनिट एनर्जी स्टेट। मतलब यूनिट एनर्जी में कितने नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स होंगे
उसको हम बोलते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट। इसको हम डी से डिनोट करते हैं और ये भी हमारा क्या होता है, एनर्जी का फंक्शन होता है। और इसको लिखेंगे कैसे, डी इक्वल टू हमारे क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट मींस डीएन, जो हमारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम क्या करेंगे, ई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो हमारा ये टर्म क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये डेंसिटी ऑफ स्टेट। अगर इसकी डेफिनेशन देंगे तो नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट पर यूनिट एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ स्टेट। और जब इसको हम जब डिराइव करेंगे, अभी हमने एन की फार्मूला निकलवाया था जहां पे ई के टर्म में आया था, तो उसी को जब हम ई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये हमारा आता है ई की पावर 1/2 के प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब है डेंसिटी ऑफ स्टेट हमारे क्या हो जाएगी, एनर्जी के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होगी। और इसका जो ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ हमारा कैसे बनेगा, यहाँ पे अगर हम डेंसिटी ऑफ स्टेट लें डीई, और यहाँ से अगर हम ई लें, और यहाँ पर हमारी क्या है, फर्मी एनर्जी है, जिसको हम क्या लिखते हैं, ईएफ लिखते हैं। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट कैसे हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 0 के लिए, और ये हो जाएगा हमारा t इक्वल टू t ग्रेटर देन 0। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट क्या हो जाएगी, स्टार्टिंग में बढ़ेगी और जैसे फर्मी रीजन हो जाएगा ये डिक्रीमेंट शुरू हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका डेंसिटी ऑफ स्टेट। इतना सबको क्लियर है? अब हाँ, अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक आगे हम बताएंगे